हाय एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। हमारा लास्ट केस लॉ का वीडियो आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे दोबारा आना ही पड़ा। पहला जो हमने केस किया था वो था पलविंदर कौर और दूसरा था निशिकांत झा। और आज इंडियन एविडेंस एक्ट का एक और लैंडमार्क केस लेकर आई हूँ मैं अर्पिता। केस का नाम है पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ जरूर क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। तो केस है पकला नारायण स्वामी का। ये केस दो एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कन्फेशन और दूसरा है डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन ये चीजें आती कैसे हैं केस में, तो चलिए सुनते हैं इसकी कहानी। एक पर्सन है जिनका नाम है कुरी नाकाराजू। अब इसका नाम तो डिफिकल्ट है तो हम इन्हें कहेंगे KNG। तो KNG नाम के एक व्यक्ति हैं, ये अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। इन्होंने कुछ पैसा उधार देके रखा है पकला नारायण स्वामी की पत्नी को। जो पैसा है वो काफी बढ़ता जा रहा है और ये केस 1930s का है। तो उस समय 3,000 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। 3,000 रुपए पे 18% इंटरेस्ट भी था। अब इतना पैसा देके रखा है तो जाहिर सी बात है वो पैसा वापस ही मांगेंगे। जब उन्होंने पैसा वापस मांगना शुरू किया तब पकला नारायण स्वामी और उनकी पत्नी बड़ा नानुकुर करने लगे। लेकिन एक दिन सुबह एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी पे किसी का सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अगर पैसा चाहिए तो आप आ जाओ बहरामपुर। वो ये चिट्ठी अपनी बीवी को भी दिखाते हैं और बोलते हैं देखो फाइनली पकला नारायण स्वामी की चिट्ठी आ गई है, उनकी पत्नी की चिट्ठी आ गई है और अब मैं पैसा लेने जाता हूँ। पैसा लेने के लिए वो निकलते हैं 21 मार्च को और 22 मार्च तक वापस ही नहीं आते। अब ये तो बड़ी और चीज है। इसके लिए वाइफ एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देती है। कुछ दिनों बाद 23 मार्च को एक लाश मिलती है ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में। एक बड़ा सा स्टील का बक्सा होता है और उसमें एक लाश पड़ी है जो 7 टुकड़ों में कटी हुई है। इस टुकड़ों में कटी हुई लाश को देख के ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है पत्नी को। अब बात ये आती है कि ऐसा किसने किया होगा, कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहली जो एविडेंस है वो तो यही था कि मोटिव इसमें क्या हो सकता है। तो पकला नारायण स्वामी और पत्नी ने इतना ज्यादा पैसा उधार लेके रखा था और उन्हें ये वापस करना था। तो सबसे पहला एविडेंस तो मोटिव ही था। इसके अलावा ये चीज कि KNG ने ये चिट्ठी दिखाई भी थी पत्नी को और बताया भी था कि वो कहाँ जा रहे हैं, ये भी एक एविडेंस था। इसके अलावा ये चीज भी साबित होती है कि KNG उस दिन वहां पहुंचे भी थे पकला नारायण स्वामी से मिलने, ये चीज भी एक एविडेंस था। ये जो स्टील का ट्रंक था ना, ये स्टील का ट्रंक पकला नारायण स्वामी ने ही खरीदवाया था एक धोबी द्वारा और इसी ट्रंक में डेड बॉडी काट के फेंकी थी। तो ये चीज भी प्रूव हो गई। अब इस तरह से बहुत सारे एविडेंसेस प्रूव हो गए और ये बात साबित हो गई कि पकला नारायण स्वामी ने ही कत्ल किया है। इतने सारे एविडेंसेस मिले थे तो जाहिर सी बात है पकला नारायण स्वामी को तो जेल जाना ही पड़ा। अब ट्रायल कोर्ट में तो ये बात साबित हो गई कि पकला नारायण स्वामी ने जुर्म किया है। लेकिन जब भी किसी अपराधी को सजा होती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपील करता है। तो पकला नारायण स्वामी ने भी इस डिसीजन की अपील करी। अपील के 2 ग्राउंड्स थे और यही आता है वो दोनों पार्ट जो आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है, कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन। पकला नारायण स्वामी ने ये कहा कि ये चिट्ठी दिखाते हुए KNG ने ये कहा था कि मैं आता हूँ पैसे लेके। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपने गलत एडमिट किया है डाइंग डिक्लेरेशन की तरह। ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन कोई ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो तब दिया गया हो जब मौत हुई हो या जहां मौत हुई हो वहां दिया गया हो, और दोनों ही चीजें यहाँ पे थी नहीं। तो इसीलिए ये चीज आपने गलत एडमिट कर ली है। इस एक ग्राउंड के ऊपर अपील थी। दूसरा जो ग्राउंड था वो ये था कि पकला नारायण स्वामी ने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि हाँ मुंशी जी जो थे, KNG जो थे, वो आए थे घर पे। उन्होंने पकला नारायण स्वामी ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि वो घर आए थे। इस स्टेटमेंट को पुलिस ने एज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट यूज किया। तो इस चीज के ऊपर भी अपील हुई कि ये स्टेटमेंट 162 CRPC से सीधे हिट होता है। 162 CRPC ये कहता है कि पुलिस को दिए गए बयान रेलेवेंट नहीं होंगे। बात आई जब अपील की तो प्रीवी काउंसिल के पास केस गया। प्रीवी काउंसिल ने इन दोनों ही मुद्दे को देखा। तो सबसे पहले देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन वाला पार्ट। प्रीवी काउंसिल ने इस केस में ये हेल्ड किया कि सेक्शन 32 का जो सब सेक्शन 1 है वो कहीं भी ये नहीं कहता कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी दिया गया हो जब मृत्यु हुई हो या फिर वहां दिया गया हो जहां मृत्यु हुई हो। ऐसा कोई भी लिमिटेशन 32 सेक्शन नहीं रखता। तो ऐसे में ये कहना गलत है कि डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट ही होगा
जब व्यक्ति को पता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। अगर पता नहीं भी है, यानी एंटिसिपेशन ऑफ डेथ नहीं भी है, तब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट जो सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहा हो, वो स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन होगा। इस केस में मुंशी जी ने कहा था कि मैं जाता हूं और ये पैसे लेकर आता हूं। ये सर्कमस्टांसेस शो करता है कि जहां मृत्यु हुई वहां वो गए थे। इसकी वजह से इस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था। दूसरी बात आई कन्फेशन की। तो अब प्रीवी काउंसिल के सामने भी इस चीज के लेके चैलेंज था कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये कन्फेशन है भी या नहीं। अब आप मुझे बताइए एक सवाल, केएन जी जो थे वो आए थे घर पे, क्या सिर्फ ये मान लेना कन्फेशन है? क्या इसका मतलब ये कि खुद भी आप ही ने किया है? नहीं ना। तो यही चीज प्रीवी काउंसिल ने भी नहीं मानी। प्रीवी काउंसिल ने भी ये कहा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कन्फेशन तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके लिए प्रीवी काउंसिल ने कहा कि कन्फेशन कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे अक्यूज अपना गिल्ट डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा हो, साफ साफ शब्दों में कह रहा हो कि हाँ खूनी मैं हूँ, हाँ मैंने ही जुर्म किया है। ऐसा स्टेटमेंट ही कन्फेशन होगा। ऐसा स्टेटमेंट जिससे आप इन्फेरेंस निकाल सकते हो कि शायद खून इसने किया है, ऐसा स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं होगा। दूसरी बात कि ये जो स्टेटमेंट था ये तो दिया पुलिस को गया था, तो पुलिस को दिया गया कन्फेशन तो ऐसे भी इररिलेवेंट होता है। तो कन्फेशन क्या है, ये बात सबसे पहली बार कही गई थी पकला नारायण स्वामी के केस में। आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट के बारे में आज क्लैरिटी मिली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया है तो इसे भी शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी लर्निंग।